यूज ऑफ सेल, यूज ऑफ सेल। यहाँ आपको समझना है ना कि रूल 1 तो आपको बताए थे कि फर्स्ट पर्सन के साथ पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए सेल का प्रयोग किया जाता है और सर्टिनिटी को दर्शाने के लिए विल का प्रयोग किया जाता है। सर्टिनिटी मतलब जो काम अवश्य होगा, जो काम क्या होगा, अवश्य होगा। अब देखिए रूल सेकंड क्या कर रहा है, कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। रूल सेकंड है कि इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस में, किस सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस, इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस में सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेंटेंस के कहा स्टार्टिंग में सेल का प्रयोग किया जाता है। किस चीज को दर्शाने के लिए, तो पोलाइट रिक्वेस्ट या सजेशन को दर्शाने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट या सजेशन को दर्शाने के लिए। किस चीज को दर्शाने के लिए, तो पोलाइट रिक्वेस्ट या सजेशन को दर्शाने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट या सजेशन को दर्शाने के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट का अर्थ होता है विनम्र आग्रह, पोलाइट रिक्वेस्ट का अर्थ क्या होता है, विनम्र आग्रह, और सजेशन का अर्थ होता है सुझाव, सुझाव लेने के लिए या विनम्रता का बोध कराने के लिए, ठीक है। विनम्र आग्रह विनम्र आग्रह को दर्शाने के लिए सेल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहेंगे, एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आप कहेंगे सेल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोल दूं, या आप कहेंगे कि सेल आई टॉक टू द प्रिंसिपल, क्या मैं प्रिंसिपल से बात करूं, ठीक है। या सेल वी टॉक टू हिम, क्या हम लोग उनसे बात करें। सेल वी, ठीक है, ओपन द विंडो। तो याद रखिएगा आई के साथ और किसके साथ, वी के साथ, किसका प्रयोग, सेल का प्रयोग। इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस में, किसमें, इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस में किस चीज को दर्शाने के लिए किया जाता है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट को और सजेशन को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे आप कहते हैं क्या मैं खिड़की खोल दूं, क्या मैं दरवाजा खोल दूं, क्या मैं आपकी मदद करूं, तो ऐसी सेंटेंस जिसमें आप अपने आप को ऑफर करते हैं, क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, ठीक है। आप अपने आप को ऑफर करते हैं किसी काम के लिए, तो वैसे सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ, किसके साथ, फर्स्ट पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी, किस सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस में, किसका प्रयोग किया जाता है, सेल का प्रयोग किया जाता है। सेल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोल दूं। सेल आई टॉक टू द प्रिंसिपल, क्या मैं प्रिंसिपल से बात करूं। सेल वी टॉक टू हिम, क्या हम लोग उनसे बात करें। सेल वी ओपन द विंडो, क्या हम लोग खिड़की खोल दें। तो ऐसे सेंटेंसेस में किसका प्रयोग किया जाता है, सेल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें रूल थर्ड क्या होता है, तो रूल थर्ड होता है, ध्यान से समझिए, यहां समझना है। रूल थर्ड कह रहा है ना कि लेट्स या इसी का पूरा नाम लेट अस होता है, ठीक है। लेट्स या लेटस, जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं, इसका क्या बनाते हैं, क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो क्वेश्चन टैग में, ठीक है, क्वेश्चन टैग में जब कोई सेंटेंस लेट्स या लेटस से शुरू होता है ना, तो क्वेश्चन टैग में सेल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सेल का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कहें जैसे आप कहेंगे लेट्स टेक कॉफी, चलो कॉफी पीते हैं, ठीक है। लेट्स टेक कॉफी, चलो कॉफी पीते हैं। अब यहाँ देखिए ये सेंटेंस अस से शुरू हुआ है, किससे शुरू है, अस, लेट्स से शुरू हुआ है। अब इसमें जो क्वेश्चन टैग होगा उसमें आप सेल वी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सेल वी का। ये आपका कहलाएगा क्वेश्चन टैग। जो भी सेंटेंस लेट्स या लेटस से शुरू होगा उसके क्वेश्चन टैग के रूप में सेल वी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहेंगे
लेट्स डांस ऑन द डीजे, डांस ऑन द डीजे, चलो डीजे पर डांस करते हैं, चलो डीजे पर डांस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग शैल बी का प्रयोग करेंगे और ये शैल बी आपका क्या कहलाए, क्वेश्चन टैग, ठीक है। जैसे अगर कहेंगे लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से जो सेंटेंस शुरू होगा इसमें क्वेश्चन टैग के रूप में किसका प्रयोग है, शैल बी का प्रयोग है, ठीक है। लेट्स टॉक टू हिम, चलो उनसे बात करते हैं, लेट्स टॉक टू हिम, हिम, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, शैल बी का। तो कह रहा है ना कि शैल बी का प्रयोग क्वेश्चन टैग में भी किया जाता है, शैल बी का प्रयोग क्वेश्चन टैग में भी किया जाता है जब सेंटेंस आपका लेट अस, इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, लेट्स होता है। लेट अस या लेट्स से शुरू होने वाले सेंटेंस में शैल बी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, शैल बी का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम क्या कह रहा है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। रूल 4 क्या है, रूल 4 कह रहा है ना, रूल 4 एक शब्द होता है आपका आभारी, आभारी एक शब्द होता है, इसको इंग्लिश में ऑब्लाइज्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्लाइज्ड। इसका प्रयोग अक्सर लेटर में किया जाता है, पत्र में किया जाता है, पत्र में किया जाता है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, आवेदन पत्र वगैरह आप लिखेंगे ना तो ऑब्लाइज्ड वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे मैं आपके इस कृपा के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा या रहूंगी। जब आप आवेदन पत्र लिखते हैं, छुट्टी के लिए लिखे गए पत्र को आवेदन पत्र कहा जाता है। और आवेदन पत्र में जब आप कोई लीव ग्रांट कराते हैं, ठीक है, जब आप किसी से छुट्टी की स्वीकृति कराते हैं तो वहां पे आई और वी के साथ, आई और वी मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ, किस पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है बताइए, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। इसके साथ आप किसका प्रयोग करते हैं, तो शैल बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, शैल बी का। और यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा आपका, ऑब्लाइज्ड आएगा। क्या आएगा, ऑब्लाइज्ड। इस ऑब्लाइज्ड का अर्थ क्या होता है, आभारी होता है। ऑब्लाइज्ड का अर्थ क्या होता है, आभारी होता है। जैसे मैं आपके इस कृपा के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, तो आई शैल बी, ठीक है, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड, I shall be obliged to you या to your kindness, to your kindness, ठीक है। I shall be obliged to your kindness। आप चाहे तो I की जगह पे क्या लिख सकते हैं, we, we के साथ भी क्या लगेगा, shall be। और यहाँ किसका प्रयोग कीजिएगा, obliged to you। हम लोग आपका आभारी रहेंगे, ठीक है, हम लोग आपका आभारी रहेंगे। तो ये जो ऑब्लाइज्ड वर्ड दिख रहा है ना, ऑब्लाइज्ड वर्ड दिख रहा है, इसके साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा। किस पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ। किस पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आप लोग जानते हैं क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, तो आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और इसके साथ शैल का प्रयोग किया जाता है किस टेंस में, फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में ये अलग अलग कंडीशन को दर्शाता है, अलग अलग स्थिति को दर्शाता है। पहला स्थिति था कि संभावना, पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नियम आपको बताया कि शैल का प्रयोग जो है सजेशन या पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए किया जाता है। तीसरा नियम आपको बताया कि लेट्स और लेटस से शुरू होने वाले सेंटेंस में शैल का प्रयोग किया जाता है। और चौथा नियम, एक वर्ड आपका है ऑब्लाइज्ड, और ऑब्लाइज्ड के साथ भी किसका प्रयोग किया जाता है, शैल का प्रयोग किया जाता है। अब एक बात समझना है आपको नोट में, एक बात नोट में आपको समझना है, ध्यान से समझेंगे। एक बात आपको नोट में क्या समझना है, नोट में समझना है कि जब आपको रिफ्यूजल दर्शाना होता है, क्या दर्शाना होता है, रिफ्यूजल। अच्छा, रिफ्यूजल का अर्थ होता है इनकार। क्या होता है, इनकार। रिफ्यूजल का अर्थ क्या होता है, इनकार। जब आप इनकार को दर्शाते हैं, मतलब आप विल के साथ जब नॉट जोड़ेंगे ना, तो विल प्लस नॉट आपका वोंट बन जाता है। क्या बन जाता है, विल प्लस नॉट क्या बन जाता है, वोंट बन जाता है। और वोंट के साथ क्या लगता है, भी। याद रखिएगा, रिफ्यूजल को दर्शाने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ, किस पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या किया जाता है, आई और वी। आई और वी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, तो ओंट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ओंट लगेगा। जब आप रिफ्यूजल, रिफ्यूजल मतलब इनकार कर देंगे, कोई काम करने से इनकार कर देंगे। जैसे आप बोलेंगे मैं यह काम नहीं करूंगा, तो आप बोलेंगे आई विल नॉट डू दिस वर्क, ठीक है, दिस वर्क। मैं यह काम नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू दिस वर्क। आप यहाँ काम करने से क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। आप चाहें तो विल प्लस नॉट को जोड़ देंगे
तो आई वोंट डू दिस वर्क लिख सकते हैं, दिस वर्क लिख सकते हैं। मैं किसी भी कीमत पे यह काम नहीं करूंगी, तो क्या आप बोलेंगे आई वोंट डू दिस वर्क किसी भी कीमत पर, तो एट एनी रेट, या एक इसके लिए एक और फ्रेज आता है एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, एट एनी रेट जो है ये आपका फ्रेज है। क्या है बाबू? फ्रेज है। इस फ्रेज का मीनिंग क्या होता है? इस दोनों फ्रेज का मीनिंग होता है हर हाल में या किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, या इसका अर्थ होता है चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। ठीक है, जब आप कोई काम करने से क्या कर देंगे? इनकार कर देंगे। आई वोंट डू इट, मैं इसे नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। आई वोंट डू इट, मैं इसे नहीं करूंगा। यहाँ वोंट का प्रयोग किसके साथ हुआ है? आई के साथ। रिफ्यूजल मतलब क्या होता है? रिफ्यूजल का अर्थ होता है इनकार। रिफ्यूजल का अर्थ क्या होता है? इनकार। और जब आप कोई काम करने से क्या कर देंगे? इनकार कर देंगे। क्या कर देंगे? इनकार कर देंगे। जैसे हम लोग वहां नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, तो आप बोलेंगे वी वोंट गो देयर, वी वोंट गो देयर। आप वहां जाने से क्या कर दिए? इनकार कर दिए। ठीक है, वी वोंट गो देयर, हम लोग यहाँ नहीं ठहरेंगे, तो वी वोंट स्टे हेयर, स्टे हेयर या स्टे देयर, हम लोग वहां नहीं ठहरेंगे तो नहीं ठहरेंगे। तो आई और वी के साथ रिफ्यूजल मतलब क्या? इनकार। जो काम आप नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, एकदम अपना सर फोड़ लेंगे, लेकिन नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? एकदम जिद्दी, जिद कर देंगे। क्या कर देंगे? जिद कर देंगे। तो रिफ्यूजल को दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है, वोंट का। साथ ही साथ जब आप डिटर्मिनेशन दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? डिटर्मिनेशन। नोट में याद रखिएगा, नोट सेकंड, नोट सेकंड कह रहा है कि डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मीन्स क्या होता है? डिटर्मिनेशन का अर्थ होता है दृढ़ संकल्प, जिसको आप जिद कहते हैं। क्या कहते हैं? जिद कहते हैं। जब आप ऑब्स्टिनेट हो जाते हैं, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी बन जाते हैं। ठीक है, आप कोई काम जिद कर देते हैं। ठीक है, कि मैं उसे जान से मार दूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। आई विल किल हिम, आई विल किल हिम, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आई विल किल यू, आई विल किल यू। यहाँ देखिए विल का प्रयोग किसके साथ, किसके साथ हुआ है? आई के साथ। ठीक है, तो कह रहा है डिटर्मिनेशन को दर्शाने के लिए, ठीक है, विल का प्रयोग किया जाता है। हम लोग वहां अवश्य जाएंगे, वी विल गो देयर, वी विल गो देयर, हम लोग वहां जाएंगे तो जाएंगे। ठीक है, आई विल नॉट, रिफ्यूजल हो जाएगा। आई विल डू इट, मैं इसे करूंगा, करूंगा तो करूंगा, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। तो जो काम एकदम पक्का होगा, जो काम एकदम पक्का होगा, जिसमें आप प्रॉमिस कर देंगे, क्या कर देंगे? प्रॉमिस। प्रॉमिस मीन्स क्या? वादा, वादा कर देंगे। और जो काम अवश्य होगा, जरूर होगा, ठीक है, जरूर होगा, एकदम होगा, अवश्य होगा, जरूर होगा, एकदम होगा, वैसे सेंटेंस में आई और वी के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? विल का प्रयोग किया जाएगा। और विल प्लस नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वो वोंट होता है। अच्छा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं वहां, हम लोग वहां नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, तो वी वोंट गो देयर हो जाएगा, वी वोंट गो देयर। तो जब आप कहेंगे जाएंगे तो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, एकदम या तो रिफ्यूज कर दें या तो एकदम ठान लें कि यह काम करेंगे तो करेंगे। तो वैसे सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ, किसके साथ? फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और वी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? विल का प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका शैल और विल का प्रयोग। इसका प्रयोग शैल और विल का, एक बार पुनः इसका रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग विल का प्रयोग पूरा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये आप अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, शैल विल का प्रयोग डिस्कस कर रहे हैं, किसका? शैल और विल का, ध्यान से समझेंगे। पर्सन्स आपको बताए थे 3 तरह का होता है, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन। पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए क्या चीज? पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए आपको हम बताए थे कि शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है और विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। पॉसिबिलिटी बोले तो संभावना, जिसमें शायद या हो सकता है, ये 2 शब्द है, ये पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। शायद हम लोग वहां जाएंगे, वी शैल गो देयर, लेकिन हम लोग वहां अवश्य जाएंगे, वी विल गो देयर। अच्छा, आई शैल गो देयर, शायद मैं वहां जाऊंगा, और आई विल गो देयर, मैं वहां अवश्य जाऊंगा। तो जब अवश्य जरूर एकदम रहता है, अवश्य जरूर एकदम रहता है,
समझिए, जब अवश्य जरूर एकदम रहता है तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यहाँ शैल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? शैल का प्रयोग होता है। और फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ किसका प्रयोग होता है? विल का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ किसका प्रयोग होता है? विल का प्रयोग होता है। देखिए, जब आई और वी के साथ विल लगेगा तो इसके साथ क्या आ जाएगा? अवश्य आ जाएगा। और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल लगेगा तो इसके साथ क्या आ जाएगा? अवश्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अवश्य आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, आपको बताए थे दूसरा नियम कि कह रहा है शैल का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट या सजेशन को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्या मैं दरवाजा खोल दूं? क्या मैं प्रिंसिपल से बात करूं? क्या हम लोग उनसे बात करें? क्या हम लोग खिड़की खोल दें? तो जिस सेंटेंस में आप पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाते हैं उसमें भी आप किसका प्रयोग करते हैं? शैल का प्रयोग करते हैं। लेट्स या लेटस से शुरू होने वाले सेंटेंस में, लेट्स या लेटस से शुरू होने वाले सेंटेंस में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शैल बी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? शैल बी का प्रयोग किया जाता है। चौथा नियम आपको बताए थे कि ऑब्लाइज्ड का अर्थ होता है आभारी। ऑब्लाइज्ड का अर्थ क्या होता है? आभारी। जहां फर्स्ट पर्सन आई और वी आता है तो ऑब्लाइज्ड वर्ड के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? शैल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आपको बताया कि रिफ्यूजल को दर्शाने के लिए जो काम आप करने से क्या कर देंगे? इनकार कर देंगे। काम करने से इनकार कर देंगे तो वैसे सेंटेंस में भी फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। और विल प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? तो विल प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वोंट होता है। तो आप वोंट का प्रयोग भी कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन मतलब होता है जिद। जो काम अवश्य जरूर एकदम होगा, अवश्य होगा, ठीक है, जरूर होगा, जरूर होगा, एकदम होगा। तो वैसे सेंटेंस में आई और वी के साथ, किसके साथ बाबू? आई और वी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? विल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे विल का प्रयोग। किसका प्रयोग? विल का प्रयोग। ध्यान से समझेंगे। यूज ऑफ विल क्या कर रहे हैं? यूज ऑफ विल। शैल का प्रयोग आपका खत्म हो गया। अब हम लोग विल का प्रयोग समझेंगे। ठीक है। तो विल के साथ भी वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म। और इसका हिंदी होगा गा गे गी पर समाप्त होगा। ठीक है। इसका यूज जनरली किस टेंस में होगा? फ्यूचर टेंस में। किस टेंस में होगा? फ्यूचर टेंस में होगा। अब एक बात समझना है कि जहां पे रूल 1 क्या कह रहा है? रूल 1 ध्यान से समझेंगे। रूल 1 कह रहा है ना कि विल का प्रयोग पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए। क्या चीज दर्शाने के लिए? पॉसिबिलिटी। अच्छा, पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होता है? पॉसिबिलिटी मीन्स होता है संभावना। पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होता है? संभावना। दो पर्सन के साथ इसका प्रयोग होगा। दो पर्सन में क्या क्या आएगा बताइए? पहला आएगा आपका सेकंड पर्सन। क्या आएगा? सेकंड पर्सन आएगा। सेकंड पर्सन में क्या आएगा बाबू? यू आएगा। और दूसरा आएगा थर्ड पर्सन। क्या आएगा? थर्ड पर्सन। बताइए थर्ड पर्सन में क्या आएगा? ही, सी, इट, दे और कोई भी नाउन, ये थर्ड पर्सन होता है। इसके साथ हम प्रयोग करेंगे किसका? विल का। विल का प्रयोग करेंगे। ये दो पर्सन के साथ विल का प्रयोग करेंगे। देखिए, जैसे अगर कहेंगे शायद तुम वहां जाओगे तो यू विल गो देयर। यू विल गो देयर। ठीक है। शायद तुम उसकी मदद करोगे तो यू विल हेल्प हिम। यू विल हेल्प हिम। शायद तुम यहाँ ठहरोगे तो यू विल स्टे हियर। यू विल स्टे हियर। देखिएगा यू के साथ क्या लगा है? यू के साथ क्या लगा है बताइए? विल का प्रयोग हुआ है कि नहीं? यू के साथ क्या लगा है? विल लगा है। अच्छा, यहाँ पे जो भी कार्य होगा उसमें क्या लगा रहेगा? शायद। शायद का मतलब होता है संभावना। शायद का अर्थ क्या होगा? संभावना। अच्छा, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ भी विल लगेगा। जैसे ही विल गो देयर। ही विल गो देयर। गो देयर, शायद वह वहां जाएगा। ठीक है। अगर कहेंगे शी विल कम हियर। कम हियर, शायद वह यहाँ आएगी। ठीक है। दे विल कम टुमारो। दे विल कम टुमारो, शायद वे लोग कल आएंगे। यहाँ पे देखिएगा सबके साथ क्या लगा है? विल। और ये दर्शाएगा संभावना। प्रत्येक वाक्य में रहेगा शायद या हो सकता है। हो सकता है। ठीक है। शायद या हो सकता है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है। ठीक है। तो जब कोई चीज कंफर्म नहीं होगा, जब कोई चीज कंफर्म नहीं होगा तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करेंगे। और जब कोई चीज कंफर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कंफर्म हो जाएगा कि वह काम अवश्य होगा, जरूर होगा, एकदम होगा। तो जब कोई कार्य अवश्य होगा, क्या होगा? अवश्य होगा या फिर जरूर होगा, जरूर होगा या फिर क्या होगा? एकदम होगा। मतलब जो सर्टिनिटी को दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा बाबू? सर्टिनिटी को दर्शाएगा या फिर डिटर्मिनेशन को दर्शाएगा। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन को दर्शाएगा। ठीक है। तब यहाँ पे दो पर्सन के साथ, सेकेंड एंड किस पर्सन के साथ?
थर्ड पर्सन के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, शैल का। किसका प्रयोग करेंगे, शैल का। यानी कि जो भी यू होगा या ही होगा या सी होगा या इट होगा या नाउन होगा या फिर दे होगा, इन सब के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा। शैल कब लगेगा बताइए, शैल लगेगा जब वाक्य में रहेगा अवश्य, जरूर और एकदम। जैसे आप कहेंगे कि तुम अवश्य उसकी मदद करोगे, तो यू शैल हेल्प हिम या हर, ठीक है। तुम अवश्य वहां ठहरोगे, तो यू शैल क्या लिखेंगे, स्टे देयर। वह अवश्य यहाँ आएगा, तो ही शैल कम हेयर। वह अवश्य नौकरी करेगी, तो शी शैल डू दिस जॉब। और वे लोग अवश्य कल आएंगे, तो दे शैल कम टुमारो। दे शैल कम टुमारो, बात समझ में आया, दे शैल कम टुमारो। तो इन वाक्यों में क्या आएगा, अवश्य आ जाएगा। क्या जाएगा, अवश्य आ जाएगा या क्या आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। बात समझ में आया, अवश्य या क्या आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग देखेंगे।